फिक्र खाड़ी युद्ध के नए चैप्टर की। ट्रंप जब से ईरान से लगातार बैकडोर से बातचीत का दावा कर रहे थे, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल कर लेने का सपना देख रहे थे, मुजतबा खमने के लिए अच्छी बातें कर ईरान को अमेरिका की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का उदाहरण दे रहे थे, तभी ईरान और इजराइल में युद्ध का राउंड 2 शुरू हो गया। ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। जवाब में इजराइल ने भी ईरान के 20 से अधिक ठिकानों पर हमला कर दिया। नेतन्याहू ने थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि ईरान और हिजबुल्लाह पहले से कहीं अधिक कमजोर हैं, लेकिन उनके साथ युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। ईरान ने दोबारा कोई गलती की तो इजराइल पूरी ताकत के साथ भीषण जवाब देगा। तेहरान पर आगे और ज्यादा भयानक हमले होंगे। इसके बाद जानकारों ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं कि क्या खाड़ी में समझौते का ट्रम्प कार्ड फेल हो गया है? क्या अरब वर्ल्ड में महायुद्ध वाला खेल शुरू हो चुका है? क्योंकि ट्रम्प की कोई नहीं सुन रहा है, ना ही इजराइल और ना ही ईरान। और ट्रम्प के लाख समझाने के बाद भी दोनों तरफ से सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर हो रहा है। और इस नई फायरिंग से ट्रंप की बौखलाहट उनकी लेटेस्ट पोस्ट से पता चलती है। ट्रंप ने इस नए संघर्ष पर ट्रुथ सोशल पर बैक टू बैक 2 पोस्ट लिखी। पहली पोस्ट में लिखा इजराइल और ईरान को तुरंत गोलीबारी बंद करनी चाहिए, और दूसरी पोस्ट में लिखा ईरान और इजराइल दोनों पक्ष तत्काल युद्ध विराम चाहते हैं, शांति वार्ता जारी है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले। सवाल यह है कि युद्ध शुरू करने वाली यह अज्ञानता किसने दिखाई? इस नए संघर्ष की शुरुआत इजराइल के लेबनान के बेरूत पर हुए हमले से हुई। रविवार को आईडीएफ ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला किया, वो भी तब जब 3 जून को ही ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान में युद्ध विराम हुआ था। और ईरान पहले ही कह चुका था कि लेबनान पर हमला मतलब ईरान पर हमला माना जाएगा, और लेबनान पर इजराइल के ताजा हमले ने इस युद्ध की आग को भड़का दिया। अप्रैल महीने के बाद ऐसा पहली बार है जब ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया। ऐसा पहली बार है जब मुस्तफा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद इजराइल ईरान के डायरेक्ट निशाने पर आया। ऐसा पहली बार है जब ईरान पर हमला नहीं हुआ, फिर भी उसने इजराइल पर आसमानी प्रहार किया। हाइफा से लेकर इजराइल के मल्लाड शहर तक पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यरूशलेम के पास रिहायशी इमारत पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से हाहाकार मचा। इजराइल के एयरबेस को भी ईरान की फौज ने टारगेट किया। रमत डेविड बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। आईआरजीसी ने हमले की जिम्मेदारी ली। तेहरान पर हमले को इजराइल के लिए चेतावनी बताया। ईरान ने कहा दोबारा हमला हुआ तो और बड़ा जवाब दिया जाएगा। वेस्ट बैंक में भी ईरान की मिसाइल से भारी तबाही हुई। आईडीएफ ने सुबह दागी गई सभी ईरानी मिसाइलें नष्ट करने का दावा किया। ईरानी हमलों के बाद पूरा इजराइल हाई अलर्ट पर है। पीएम नेतन्याहू ने हाई लेवल सुरक्षा बैठक की। ईरान का दावा है कि उसने नए हथियारों से इजराइल को सरप्राइज किया। पहली बार जेट संचालित ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया। शाम को भी ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। हमले की दूसरी लहर में 10 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करने का दावा किया। इजराइल के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक का सायरन बजता सुनाई दिया। ईरान के इन सभी हमलों का इजराइल ने भी जोरदार जवाब दिया। तबरीज और करमनशाह शहर इजरायली हमलों से दहल उठे। पश्चिमी और मध्य ईरान में भीषण हवाई हमले हुए। ईरान में घुसकर इजरायली लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की। बंदर माशहर के तेल ठिकाने पर भीषण बमबारी की गई। ईरानी पेट्रोकेमिकल प्लांट धुआं हो गया। इजराइल ने ईरान को इस हमले से आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी आईडीएफ का हमला हुआ। ईरान पर बड़े हमले से पहले टारगेट पर डिफेंस सिस्टम दिखे। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी बमबारी की गई। दावा है कि इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त किए। कई मिसाइल लॉन्च साइट पर निशाना बनाया। ईरान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा। आपको याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर तीखी बहस हुई है। ट्रंप ने नेतन्याहू को अपशब्द कहे थे। नेतन्याहू के युद्ध वाले तेवर से ट्रंप तिलमिलाए हुए थे। उस समय ट्रंप ने यह भी कहा था कि गाड़ी में कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ वो ही लेंगे, नेतन्याहू को इससे इनकार नहीं होगा। फिर नेतन्याहू ने ट्रंप की 2 बड़ी बातें मानने से इनकार क्यों किया? पहली बात, युद्ध विराम के बाद भी लेबनान पर हमले जारी रखे, इससे ईरान को इजराइल पर हमले का मौका मिला। दूसरी बात, आज जब ट्रंप ने इजराइल को जवाबी हमले से मना किया तो नेतन्याहू फिर नहीं माने और ईरान पर एक्शन लिया।
सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू सच में ट्रंप की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे या फिर दोनों लीडर्स में पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट समझौता हुआ है। इसे डिकोड करने के लिए दो बड़े डेवलपमेंट्स पर गौर करना जरूरी है। एक खबर तो यह है कि ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इजराइल की आईडीएफ को सेंटकॉम की मदद मिली थी, अमेरिकी सेंटकॉम। दूसरी खबर यह आई है कि ईरानी हमले के बाद अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य विमान एक्टिव हुए। MQ-4C ड्रोन और P-8A पोसाइडन विमान ने उड़ान भरी है। अरब सागर में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। अमेरिका की ओर से संकेत मिले हैं कि अगर ईरान से वार्ता फेल हुई तो सैन्य विकल्प तैयार है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट निशाने पर आएंगे। भीषण हमले करके ईरान का यूरेनियम स्टॉक नष्ट किया जाएगा। उधर ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि लेबनान पर अटैक का मतलब ईरान पर हमला है और इजराइल को सीजफायर उल्लंघन पर जवाब दिया जाएगा। आरागची ने बातें ब्रिटेन, फ्रांस, इजिप्ट और पाकिस्तान के समकक्षों को फोन कॉल करके कही हैं। उधर यमन में ईरान के प्रॉक्सी हूती ने भी एक बड़े खतरे का संकेत दिया है। लेबनान और इजराइल और ईरान पर जारी इजरायली हमलों के बीच बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर देने की धमकी दी है। यह भी कहा कि इजराइल के समर्थित जहाज को वो इस रास्ते से गुजरने नहीं देगा। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब रूट भी बंद हो गया तो समझिए दुनिया में तेल संकट कितना बढ़ जाएगा। वैश्विक महंगाई को कोई भी रोक नहीं पाएगा। फिक्र में बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नॉर्थ कोरिया दौरे की। 7 वर्ष बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की धरती पर उतरे। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर रेड कारपेट बिछाए, सैन्य सलामी दी जा रही है और किम जोंग उन अपनी पत्नी री सोल जू के साथ खुद उन्हें रिसीव करने पहुंचे। यह सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में पावर बैलेंस की नई लड़ाई छिड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और नॉर्थ कोरिया की बढ़ती नजदीकियां हैं और अब इस पूरे खेल में फिर चीन की एंट्री हो गई है। नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले जिनपिंग ने वहां के सरकारी अखबार में लिखा कि चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती खून से बनी है, वो इसे शिद्दत से निभाएंगे। तो वहीं किम जोंग ने साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर पर किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। आखिर प्योंगयांग में हो रही जिनपिंग किम जोंग की मुलाकात के मायने क्या हैं, कैसे वॉशिंगटन इस पर करीब से नजर बनाए हुए है, इस फिक्र की रिपोर्ट में देखें। 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया के दौरे पर हैं। यहाँ किम जोंग ने अपनी पत्नी के साथ जिनपिंग का शाही स्वागत किया। वो खुद एयरपोर्ट पर जिनपिंग को रिसीव करने पहुंची। जिनपिंग के स्वागत में राजधानी प्योंगयांग को सजा दिया गया। हजारों बच्चों के हाथों में नॉर्थ कोरिया और चीन का झंडा था। सभी ने झंडे लहराकर जिनपिंग का ग्रैंड वेलकम किया। किम इल सुंग स्क्वायर पर चीन के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई और मिलिट्री बैंड ने दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया। लेकिन जिनपिंग का ये नॉर्थ कोरिया का दौरा साधारण नहीं है। इसने वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर 7 साल बाद जिनपिंग को प्योंगयांग की याद क्यों आई? पिछले कुछ सालों में किम जोंग उन ने रूस के साथ अपने रिश्ते बेहद मजबूत कर लिए। यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया ने रूस को सैनिक, गोला बारूद और हथियार उपलब्ध कराए। बदले में रूस ने आर्थिक सहायता, तकनीकी सहयोग और सैन्य समर्थन दिया। इतिहास गवाह है कि जो उत्तर कोरिया कभी पूरी तरह बीजिंग के इशारों पर नाचता था, वो धीरे धीरे मॉस्को के करीब जाता दिखाई दिया और यही बात बीजिंग को परेशान कर रही है। इसलिए शी जिनपिंग का यह दौरा सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना दबदबा दोबारा स्थापित करने के लिए। यह संदेश सिर्फ किम जोंग उन के लिए नहीं है, बल्कि यह मैसेज वॉशिंगटन के लिए भी है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में जिनपिंग वॉशिंगटन का दौरा करने वाले हैं। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि आखिर उसका नॉर्थ कोरिया पर कितना प्रभाव है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हर बार यह साफ किया है कि वो परमाणु समझौते पर किसी से कोई समझौता नहीं करेगा। आज से 5 दिन पहले ही किम जोंग ने एक नए न्यूक्लियर मटेरियल प्रोडक्शन फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 सालों में नॉर्थ कोरिया की हथियार ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल बनाने की क्षमता 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई है। ये नया प्लांट उनके परमाणु हमले से रोकथाम की ताकत को और मजबूत करेगा। कुछ यही तेवर उत्तर कोरिया में सरकारी अधिकारी और किम जोंग की बहन किम यो जोंग ने भी अपनाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त मैसेज देते हुए किम यो ने कहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते का सवाल नहीं। परमाणु शक्ति के रूप में हमारी स्थिति पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम अमेरिका को बताना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम और हथियार बेहतर करने के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा।
किम जोंग की बहन किम यो जोंग को देश के संचार और विदेश नीति में अहम शख्सियत माना जाता है। उनका बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उत्तर कोरिया यात्रा से ठीक पहले आया है। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम बनाने वाला पर्याप्त यूरेनियम प्लूटोनियम है। इससे नॉर्थ कोरिया लगभग 90 परमाणु बम बना सकता है। नॉर्थ कोरिया ने करीब 50 न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार कर लिए हैं। 2025 में अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी बड़ा दावा किया। इसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास अमेरिका तक मार करने वाली 10 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। 2035 तक नॉर्थ कोरिया की आईसीबीएम की संख्या 35 तक पहुंच सकती है। यानी नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका की नजर है, तो वही प्योंगयांग पहुंचकर जिनपिंग ये दिखाना चाहते हैं कि चीन नॉर्थ कोरिया के काफी करीब है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। आज बंगाल से दिल्ली तक नाटकीय अंदाज में जबरदस्त राजनीतिक हलचल हुई है। दिल्ली में एक तरफ विपक्षी गठबंधन को मजबूती देने पर मंथन चल रहा था, तो दूसरी तरफ इसी मौके पर विपक्षी खेमे में ही बहुत बड़ी सेंध लग गई। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बैठी थी, जबकि उनकी पार्टी के ज्यादातर सांसद बीजेपी नेता के साथ भविष्य की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले उस बंगाल की बात जिसमें बगावत का एक्सटेंशन दिल्ली तक हो गया। विधायकों के बाद अब सांसद भी बागी हो रहे हैं। वो भी एक दो नहीं, बल्कि कुल 28 लोकसभा सांसदों में लगभग 20 सांसद बगावत करने के लिए तैयार बैठे हैं। बागी गुट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के साथ उनकी एक राउंड की बैठक भी हो चुकी है। राजधानी में ममता बनर्जी की मौजूदगी में ही उनके सांसद उनसे दूर हो गए। सोनिया गांधी से गले मिलने वाली ममता बनर्जी को अपने ही दगा दे गए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के बीजेपी पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव के साथ टीएमसी के 11 सांसदों की बैठक हुई। इस मीटिंग में जो तस्वीरें आई उनमें काकोली घोष और शताब्दी रॉय के साथ कई सांसद नजर आए। सूत्रों के मुताबिक 4 सांसद और हैं जो ममता का साथ छोड़ने की सहमति दे चुके हैं, लेकिन वो किसी कारणवश मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। इस मीटिंग में भूपेंद्र यादव के अलावा बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बागी गुट के उन 11 सांसदों के नाम बताते हैं जो मीटिंग में मौजूद थे। काकोली घोष बारासत से सांसद हैं। चुनाव नतीजे के बाद से ही इन्होंने बगावत की मशाल थाम रखी। हावड़ा के सांसद प्रसून बैनर्जी, बीरभूम की सांसद शताब्दी रॉय, असित मल बोलपुर से हैं, बप्पी हल्दर मथुरापुर से हैं, जून मलिया मेदिनीपुर से हैं, जगदीश बसूनिया कूच बिहार से हैं, कालीपद सरेन झारग्राम, अरूप चक्रवर्ती बांकुड़ा और पार्थ भौमिक बैरकपुर, शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट। जो 4 सांसद मीटिंग में नहीं आए लेकिन अलग होने के लिए तैयार हैं, उनमें पहला नाम स्टार चेहरा शत्रुघ्न सिन्हा है आसनसोल से, यूसुफ पठान मेहरामपुर से, देव अधिकारी घाटल और रचना बैनर्जी हुगली से सांसद हैं। इनके अलावा 3 सांसद और हैं जिनकी बातचीत बीजेपी लीडरशिप से चल रही है। अगर उनकी सभी शर्तें मान ली गई तो वो नाम भी जल्दी सामने आ जाएंगे। आपसे कुछ देर पहले शुभेंदु अधिकारी ने दूसरी बार बागी सांसदों से मुलाकात की। यह मीटिंग सांसद शताब्दी रॉय के घर पर हुई। दिल्ली में हुए इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे पर हमारी टीम ने सूत्रों से उन शर्तों का भी पता लगाया जो टीएमसी के बागी गुट ने बीजेपी के सामने रखी। टीवी 9 रिपोर्टर रवि दत्ता को बंगाल सीएम ऑफिस के सूत्रों ने बताया है कि ममता के बागियों ने मुख्य रूप से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त 2029 लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने की गारंटी। बागी सांसद चाहते हैं कि बीजेपी पहले ही उन्हें इस बात की गारंटी दे कि जहां से अभी वो सांसद हैं उसी इलाके से उनको टिकट दिया जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी शर्त केंद्रीय बल की सुरक्षा। कई सांसदों को यह डर है कि टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद उनकी सुरक्षा में कटौती हो सकती है। बंगाल लौटने पर उन्हें राजनीतिक बदले का भी डर है, इसीलिए वो बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार से मजबूत सुरक्षा का भरोसा चाहते हैं। और तीसरी शर्त केंद्रीय अथॉरिटी में बड़ा पद। बागी गुट के किसी एक सांसद को किसी आयोग या कॉरपोरेशन में अध्यक्ष पद देने की भी मांग है। ये महिला सांसद हो सकती हैं जिन्हें पद दिए जाने की डिमांड की गई। अगर टीएमसी और बीजेपी की राजनीतिक डील हो गई तो बंगाल के हाल के सियासी इतिहास में यह सबसे बड़ा पाला बदल होगा। अगर सूत्रों से आ रही खबरें कंफर्म हो गई तो लोकसभा में ममता के पास 28 में से सिर्फ 8 सांसद
रह जाएंगे। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 के हिसाब से भी देखें तो बागी गुट में एक सांसद ज्यादा ही नजर आ रहा है। 2/3 के हिसाब से 19 चाहिए, जबकि बागी सांसदों की संख्या 20 होने का दावा है। बागी गुट की सांसद काकोली घोष ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया कि 20 सांसद लोकसभा में अलग गुट बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला किया है। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र भी भेजा जाएगा। उधर ममता गुट के सांसद कीर्ति झा आजाद का दावा है कि बैठक में 20 सांसदों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो पूरी तरह फर्जी है। भूपेंद्र यादव के घर हुई बैठक में केवल 13 सांसद शामिल हुए थे, जिनमें 12 लोकसभा और 1 राज्यसभा के थे। आपको बता दें कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दिया। त्याग पत्र में उन्होंने ममता के 15 साल के अराजक शासन को पार्टी की हार का नतीजा बताया और बीजेपी की तारीफ की थी। गिरे हुए हैं। बीजेपी बोला कि तुम लोग तृणमूल से निकल के आओ, तुमको ये मिलेगा, इलाका में समर्थन मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए वो जा रहे हैं। वो तो अपन बल पर कोई भी एक विधानसभा नहीं जीत सकते हैं। मैं भाजपा को ब्लेम नहीं करूंगा, लीडरशिप को देखना पड़ेगा। तो कैसे आप लोग दल चलाया, एमपी लोग 20 एमपी अगर वो शिफ्ट करता है या डिसिडेंट हो जाता है, ये तो छोटा सा बात नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा हमारा जो दीदी जिसका ऊपर पूरा नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ रखा था, वो लोग क्या कर रहा था। जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। वैसे इस मामले में कानूनी ट्विस्ट भी है। टीएमसी का दावा है कि काकोली घोष के द्वारा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सांसदों का अलग गुट बनाना असंवैधानिक है। पार्टी के मुताबिक 20 मई को ममता बनर्जी ने काकोली घोष को हटाकर कल्याण बनर्जी को नया चीफ विप बनाने की चिट्ठी लिखी थी। टीएमसी के मुताबिक अभी लोकसभा में कल्याण बनर्जी चीफ विप है। टीएमसी ने सवाल उठाया कि जब कोई व्यक्ति चीफ विप है ही नहीं तो पार्टी सांसदों की तरफ से निर्णय कैसे ले सकता है। आपको बता दें कि काकोली घोष ने अपने बयान में लिखा है कि चीफ विप की हैसियत से उन्होंने सांसदों से बातचीत करके निर्णय स्पीकर के पास भेजा। टीवी 9 भारतवर्ष से भी उन्होंने कहा कि वो अब भी टीएमसी की चीफ विप है। बेशक पार्टी अध्यक्ष ने उनको हटा दिया। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भूपेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने आज पूरा दिन पोचिंग यानी शिकार करने में बिताया। जिस मंत्री का दायित्व शिकारियों को पकड़ना और शिकार को रोकना है, वो खुद शिकार में लगे हुए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर एक्शन हुआ है। खुद को बंगाल का पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान को पुलिस ने नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। फाल्टा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार रह चुके जहांगीर खान के खिलाफ 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। वहीं दक्षिण पूर्वी कोलकाता में टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता की गिरफ्तारी के विरोध और समर्थन में हंगामे की खबर है। जबरन वसूली समेत दूसरी गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी के बाद सैकड़ों लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। आरोप है कि दासगुप्ता ने एक वकील से 20 लाख रुपए की मांग की थी। हावड़ा में भी एक दिलचस्प घटना दिखी। टीएमसी के एक नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती पुलिस से बचने के लिए साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गए। हालांकि पुलिस ने तलाशी के दौरान साड़ियों के बंडल हटाकर उन्हें खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने उन पर सरकारी आवास योजना में कट मनी लेने और जबरन वसूली जैसे आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी को लगे राजनीतिक झटकों के बीच दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई। इस बैठक में डीएमके और आप के सदस्य नहीं पहुंचे। उन्होंने खुद को इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानने से इनकार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला के अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव इस बैठक में शरीक हुए। हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। उद्धव ठाकरे ने पार्टी में टूट से परेशान ममता बनर्जी को शेरनी कहा, जबकि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक में बेहतर तालमेल के लिए नियमित अंतराल पर बैठक नहीं होने का मुद्दा उठाया। कहा गया कि इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
अंदर की खबर है कि एसआईआर और पेपर लीक जैसे 5 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है, सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। यह भी तय हुआ है कि एसआईआर और चुनाव में कथित वोट लूट के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक की ओर से सीजेआई को चिट्ठी लिखी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल का चुनाव चोरी किया गया। इंडिया ब्लॉक को तस्वीर देश के सामने रखने के लिए एक डेलीगेशन बंगाल भेजना चाहिए। इसके अलावा डीएमके को इंडिया ब्लॉक में वापस लाने की बात उठी, जबकि लेफ्ट नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस लेफ्ट को बीजेपी की बी टीम बताती है। इस पर राहुल गांधी की ओर से जवाब दिया गया कि लेफ्ट में सभी बड़े नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे बयानों को राजनीतिक ही समझा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इस बैठक में कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र भी हुआ। सीजेपी पर गंभीर सियासी नजर बनाए रखने पर सहमति जताई गई। यह भी कहा गया कि सीजेपी का आंदोलन जेन जी के गुस्से को दिखाता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की इस बैठक पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। इस मीटिंग को जमीन पर जनाधार खो चुके दलों का जमावड़ा बताया। इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक अब 8 अगस्त को हैदराबाद में होगी। हर 2 महीने में यह बैठक की जाएगी। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। सही मायने में इंडी गठबंधन वालों का वजूद चोरी हुआ है। आज जमीन पे इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इनकी ईमान चोरी हुई है और इनकी ईमान चोरी के कारण जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। में कोई तालमेल नहीं है और अभी जो इंडिया अलायंस में जो शामिल हुए थे अभी इतने वो फेल्योर हो गए हैं, इसलिए वो इंडिया अलायंस की से भी कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अपडेट आपको राज्यसभा चुनाव का दे देते हैं, जिसके लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। 18 जून को 10 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है। उसी दिन मतगणना भी होगी, जिस पर राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी बड़ी हुई हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में जितनी सीट है उतने ही उम्मीदवार हैं, मतलब मामला लगभग क्लियर है। इन सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे, लेकिन झारखंड और मध्य प्रदेश में थोड़ा पेच फंस गया। पहले मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 2 बीजेपी को मिलना तय और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। लेकिन बीजेपी ने तीसरी सीट के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। इससे क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बन गई हैं। मध्य प्रदेश में कुल 228 विधायक हैं। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 58 वोट चाहिए। वहां बीजेपी के 164 विधायक हैं। कांग्रेस विधायकों की संख्या 63 है, जबकि बीजेपी के पास 1 विधायक। प्रति सीट 58 वोट के हिसाब से बीजेपी को 2 सीट आराम से मिल जाएंगी, जिसके लिए 116 वोट खर्च होंगे। 164 में 116 वोट खर्च होने के बाद बीजेपी के पास बचेंगे 48 वोट। तीसरी सीट जीतने के लिए चाहिए 58 वोट, यानी बीजेपी को अतिरिक्त 10 वोटों की जरूरत होगी। कांग्रेस का गणित यह है कि उसके पास प्रभावी 63 है। बीएपी का समर्थन मिलने पर यह आंकड़ा 64 तक पहुंच सकता है, यानी जीत के लिए जरूरी 58 से करीब 6 वोट अधिक हैं। तीसरी सीट के लिए बीजेपी को 10 वोट कम पड़ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसी संभावना ने राज्यसभा चुनाव की मध्य प्रदेश की तीसरी सीट को रोचक बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक संभावित तोड़ फोड़ को रोकने के लिए कांग्रेस अपने विधायकों को तेलंगाना शिफ्ट कर सकती है। मध्य प्रदेश की तरह झारखंड में भी मामला फंस गया है। यहाँ 2 सीटों पर चुनाव है। 1 सीट तो जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कंफर्म मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर हो सकती है। कांग्रेस ने यहां से राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा, जबकि जेएमएम ने झारखंड के पूर्व मंत्री रहे बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, बल्कि कारोबारी परिमल नाथवानी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। झारखंड में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का वोट चाहिए। जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। कांग्रेस के 16 विधायक हैं।
आरजेडी के 4 विधायक हैं, सीपीआई-एमएल के 2 विधायक हैं। 2 सीट जीतने के लिए 56 विधायक चाहिए और इतने ही विधायक इंडिया गठबंधन के पास हैं, यानी एक विधायक भी इधर से उधर हुआ तो संकट खड़ा हो जाएगा। एनडीए के पास 24 विधायक हैं, उसे अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 4 विधायक और चाहिए। परिमल नाथवानी को बीजेपी समर्थन दे रही है और वो सीएम हेमंत सोरेन से भी मिल चुके हैं, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में झारखंड में राज्यसभा का चुनाव भी काफी इंटरेस्टिंग है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो जवाबदारी हमें दी है, राज्यसभा का जो टिकट दिया है, निश्चित ही हम राज्यसभा चुन के जाएंगे और जनता की सेवा करने का जो मौका मिलेगा उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। मैंने तो काम किया हुआ है, उसके ऊपर मैं वोट मांगूंगा सबसे। मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा तो वो नहीं निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। राज्यसभा में नॉमिनेशन हुआ, 2 सितारा तो देखा आप लोगों ने, इसमें क्या दिक्कत है? बोलने पर कम, काम करने पर ज्यादा विश्वास। और फिक्र में बात अयोध्या की, जिसकी राजनीति के केंद्र में आज फिर से भगवान राम हैं। ये मामला अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में आने वाले चंदे से जुड़ा है और सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपए की रकम गायब पाई गई है। कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले, सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के कई घंटों बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी और दावा किया कि चंदे का ऑडिट चल रहा है। कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन अखिलेश यादव इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सारे सदस्य मिलकर सफाई दें, सरकार सफाई दे और पूरी जांच करा ली जाए, फिर मानूंगा। अखिलेश यादव के आरोपों पर कायम रहने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब क्यों दें जब राम मंदिर ट्रस्ट इसका जवाब दे रही है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता सरकार से जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी बन रहे हैं। राम मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब होने के आरोप वाली इस राजनीतिक पिक्चर में संतों ने भी एंट्री ले ली है। आर्य संत वरुण दास महाराज ने कहा है कि राम भक्तों को प्रताड़ित करने वालों को बोलने का हक नहीं है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वर आनंद ने भी इसकी आलोचना की। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर टकराव तेजी से बढ़ गया। श्री अखिलेश यादव जी, कृपया अपनी सोच को सनातन संस्कृति के खिलाफ मत करिए। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आज झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके आप सनातन संस्कृति पर, प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर पर झूठ का नैरेटिव, अफवाह फैला करके गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? हुंडी काउंटिंग, कमरे का ऑडिट, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई। तो इसके जिम्मेदार हैं। घोटाला कैसे हो गया, रुपए की लूट कैसे हो गई? और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं कि पैसा तुमने लिया कि तुमने लिया। वहाँ के जिम्मेदार लोग आपस में लड़ रहे हैं।
सरकार की नाक के नीचे चोरी हो गई, डकैती हो गई रुपए की, आस्था की चोरी, विश्वास की चोरी। इस पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि राम मंदिर के चढ़ावे की राशि जमा करने की प्रक्रिया भी काफी सख्त होती है। चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारियों और ट्रस्ट प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सीसीटीवी निगरानी में होती है। रकम को रजिस्टर में दर्ज कर सुरक्षित लॉकर में रखा जाता है और अगले दिन भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जमा कराया जाता है। ट्रस्ट के अनुसार चढ़ावे का ऑडिट नियमित रूप से किया जाता है और इसकी जानकारी ट्रस्ट बैठकों में साझा की जाती है। अब वाराणसी से आई एक ऐसी खबर जिस पर सियासी विवाद हो रहा है। साधु संत और मौलानाओं के बीच मौखिक युद्ध भी शुरू हो चुका है। काशी में नगर निगम ने मांस और मछली बेचे जाने पर बड़ा फैसला किया है। यह तय किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में मौजूद मांस मछली बेचने वाली दुकानों को अब शहर के बाहरी इलाकों के पास शिफ्ट किया जाएगा। यह सारी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी और इसके लिए 6 महीने का वक्त तय किया गया है। वैसे तो इस पर काफी वक्त से विमर्श हो रहा था, लेकिन अब नगर निगम की बैठक में इस प्लान को फाइनल मंजूरी दे दी गई है। अब शहर क्षेत्र में बनी मांस मछली की दुकानों के लिए 5 जगह चिन्हित की गई हैं। नगर निगम के अनुसार नई व्यवस्था मीट मार्केट के रूप में विकसित की जाएगी। इस पहल से शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी, साथ ही यातायात से जुड़ी समस्याओं में भी कमी आएगी। मांस मछली की दुकानों को शहर के बाहरी इलाकों के पास जिन जगहों पर शिफ्ट किया जाना है उनके भी नाम जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए पहले फेज में रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। ये सभी जगह शहर के बाहरी सीमा के पास मौजूद हैं, जिससे आम लोगों को मीट खरीदारी में किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन नगर निगम के इस फैसले के बाद से मीट की दुकान चलाने वाले व्यापारी काफी परेशान हैं। मीट, मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं और ये अंदर 6 महीना के अंदर इसकी पूरी हम लोग बाहर करने की कोशिश करेंगे। बहुत कस्टमर भी दिक्कत होगा और जाने वाले को भी दिक्कत होगा। अब ये कहाँ बेचेगी? 10 किलो, 15 किलो, 20 किलोमीटर कहाँ बेचेगी? इतनी दूर कस्टमर थोड़े जाएंगे लेने के लिए। मीट की दुकान बाहर लगाई है, उसके साथ मैं तो कहूँगा कि जो शराब की दुकानें हैं वो भी उससे बाहर जानी चाहिए, शहर से बाहर। कुछ आपको करना, आप तो टोक्यो बना रहे थे, टोक्यो तो बना नहीं है। तो आज के दिन में व्यवस्था देना सरकार का काम है। गलियों से गंदगी हटाकर अगर एक जगह व्यवस्थित हो जाए तो जैसे दुनिया में है ग्लोबलाइजेशन है दुनिया में व्यवस्था, जिसके लिए धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि कम से कम एक कदम उठाया। ये सब रेटोरिकल चीजें काम नहीं करेंगी। बनारसी मिजाज है, एक बनारस एक सोच है, वो सोच एक रंगा नहीं है। वैसे जो फैसला वाराणसी नगर निगम ने लिया है, इससे पहले वैसा ही कदम अयोध्या से हरिद्वार तक उठाए जा चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के 15 किलोमीटर का दायरा, जिसमें पंचकोसी परिक्रमा भी शामिल है, वहां नॉनवेज की बिक्री पर बैन है। 2021 में मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्ड भी पवित्र तीर्थस्थल घोषित किए गए थे। वहां भी श्री कृष्ण जन्मस्थल से 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और मदिरा की बिक्री बैन है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी नगर निगम क्षेत्र में कच्चे मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसके अलावा भी ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जहां इस तरह के नियम हैं। लेकिन वाराणसी में हुए इस फैसले पर नेताओं के अलावा संत और मौलाना भी आमने सामने हैं। सब चीज़ों को सरकार अगर ध्यान देती है तो मुझे लगता है बधाई के पात्र हैं और अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है। लेकिन बस यही है कि उस सब चीज़ को विधिवत करना चाहिए। ये नहीं कि केवल नाम के लिए कर दो और नहीं मैंने तो बड़ा काम किया और दिखावा, ऐसा नहीं। धरातल प्रकार होना चाहिए और मुझे लगता है कि वाराणसी के बीच में तो किसी भी प्रकार का मांस मदिरा सेवन होना ही नहीं चाहिए। ये है कि इनअप्रोप्रिएट डिसीजन है, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि बिजनेसमैन बल्कि कस्टमर्स को भी इससे काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि पूरे भारत में मांस मछली की दुकानें मंदिरों के पास नहीं होना चाहिए। जैसे ही बनारस नगर निगम ने लागू किया है कि मंदिरों के पास मीट की दुकानें नहीं होंगी, उसी प्रकार से
भारत में भी हर जगह लागू होना चाहिए, नगर निगम को लागू करना चाहिए। जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहां तीर्थ स्थल है। और अब अदालत से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर। देश की दो बड़ी अदालतों के बीच एक कानूनी फैसले को लेकर मतभेद सामने आया। एक तरफ है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट, तो दूसरी तरफ है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ हाल के फैसलों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पूरा मामला अवैध हिरासत यानी गैर कानूनी तरीके से जेल में रखने से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने 32 पन्नों का एक फैसला सुनाया है। यह फैसला नीरज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अवैध हिरासत पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अदालत ने पंकज बंसल और प्रवीर पुरकायस्थ जैसे चर्चित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया है। हाई कोर्ट का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले उस पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होते, यानी इन्हें मानना हाई कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि आजकल कई आरोपी जिनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो जाती हैं वे भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां वे बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका डाल देते हैं और कहते हैं कि उन्हें गलत तरीके से बंद रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों के मुताबिक अगर शुरुआत में गिरफ्तारी या हिरासत में कोई गलती हुई है तो उसे सुधारा नहीं जा सकता और आरोपी किसी भी मोड़ पर अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का सोचना अलग है। हाईकोर्ट के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी आरोपी जांच या मुकदमे के किसी भी स्टेज पर मनमर्जी से याचिका दायर कर देगा। इससे अदालतों का काम बहुत बढ़ जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। यह कोर्ट से जारी एक विशेष आदेश है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को अवैध या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लेने के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार या कैद किया जाता है तो कोर्ट उस अथॉरिटी को आदेश देता है कि वो कैदी को एक निश्चित समय और स्थान पर अदालत के सामने पेश करे। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के ही दो अलग अलग तरह के फैसले हैं। पुराने कानूनी नियम कहते हैं कि अगर किसी को अदालत के आदेश के तहत जेल भेजा गया, भले ही उसमें कोई तकनीकी कमी या गलती हो, तो सीधे तौर पर ऐसी याचिकाएं मंजूर नहीं की जा सकती। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर आगे क्या कानूनी मोड़ आता है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिलीपींस में आए विनाशकारी भूकंप की। फिलीपींस आज धरती के खौफनाक कहर का गवाह बना। आज सुबह आए 7.8 की तीव्रता के भीषण भूकंप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सड़कें कांप उठी, इमारतें हिलने लगी, लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों से बाहर भागे और देखते ही देखते इमारतों का बड़ा हिस्सा धाराशायी हो गया। फिलीपींस से आई तस्वीरें खौफजदा करने वाली हैं। कहीं दफ्तरों की दीवारें टूटकर सड़क पर बिखर पड़ी हैं, कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। जो लोग सुबह अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले थे उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनके सामने तबाही का ऐसा खतरनाक मंजर होगा। फिलीपींस में कहर बरपाने वाले इस भूकंप पर यह रिपोर्ट। फिलीपींस में आज की सुबह मौत का पैगाम लेकर आई। ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था, ये प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप था जिसने देखते ही देखते कारोबार, इमारतें और कई परिवारों की खुशियां मलबे में दबा दी। फिलीपींस के सेंटोस शहर में ये इमारत कुछ ही सेकंड्स में धाराशाही हो गई। सड़क पर कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे रहे। तभी अचानक आए भूकंप में ये इमारत जमींदोज हो गई। अब दूसरे एंगल से ये वीडियो देखिए। इमारत गिरते ही चीख पुकार मच गई। राहत की बात ये रही कि इमारत गिरने से कुछ सेकंड्स पहले ही इसे खाली करा लिया गया था। ये फिलीपींस में हाई स्कूल की एक बिल्डिंग है। स्कूल की पूरी छत भूकंप के बाद ढह गई। बच्चों में दहशत साफ महसूस की जा सकती है। भूकंप के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये वीडियो थर्राने वाला है। जमीन इतनी तेजी से हिल रही थी कि जमीन पर बैठे बच्चे भी इधर उधर डोल रहे थे। तभी दहशत में एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे ये बच्चे और टिन शेड इनके ऊपर गिर गया। राहत की बात ये रही कि यहाँ बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। ये मिंदानाओ शहर में एक दफ्तर के अंदर का वीडियो है। पूरी इमारत थर्रा रही थी। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। सभी के चेहरों पर डर और दहशत साफ देखी जा सकती थी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि पूरी इमारत हिल रही थी।
फिलीपींस में शॉपिंग सेंटर के अंदर रूह कपा देने वाला मंजर था। लोग जैसे तैसे आड़ लेकर खड़े रहे, ऊपर से भारी भरकम चीजें नीचे गिर रही थी। अब 36 मंजिला इस इमारत को देखिए। भूकंप में कैसे ये इमारत तेजी से हिल रही थी। मंजर काफी चौंकाने वाला था। वीडियो फिलीपींस के दावो शहर से भी आया। पूल में भरा पानी काफी तेज उछल रहा था। अंदाजा लगा सकते हैं आखिर यहाँ जमीन कितनी जोर से कांपी होगी। इस भूकंप की बड़ी बातें जान लीजिए।